सर कैसा है ये प्लान, डन करें क्या? ये सर प्लान बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है और इसी से ही सिलेक्शन होगा और बढ़िया परसेंटाइल आएगी सर। सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो जेई मेन की जो डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी हैं और अब 99 डेज दोस्तों बचे हैं और 99 डेज में कैसे हम 99 परसेंटाइल के मैजिकल फिगर को क्रॉस कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ है राहुल यादव सर। तो हमने सोचा कि अब साथ में एक वीडियो बनाते हैं। सर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, जैसे ही कल डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा था कि सर अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप होगा। और मुद्दे की बात यह है कि इस बार जो डेट्स अनाउंस हुई हैं उसमें मतलब ऐसा नहीं है कोई बहुत मेजर चेंज हुआ है सर। कोई सरप्राइज नहीं है सर, बिल्कुल हाँ 24 मतलब तारीख से ये चालू हुआ था पिछली सभी बार। को पहले से ऑलरेडी प्लान था। लेकिन अब ये है कि सर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर पाए। तो सर आज के इस वीडियो में शायद हम इसी बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम लोग सर जो दो टाइप के लर्नर्स होते हैं ना, 12th क्लास के लर्नर्स और जो रिपीट लर्नर्स हैं, उन दोनों को सेगमेंट बना के हम लोग बात करेंगे कैसे उनको प्लान करना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे। और हाँ, एंड में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है जो अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे, उसके लिए वीडियो आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट है, देखो यार मैं पहले ही बता दूं कि अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट का ही डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपका 24 जनवरी से 1 फेब तक रहने वाला है। अगर आपका गोल ये है कि आप 99 अबव परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं, और सर सबसे मेजर कॉमन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये रहता है कि सर अगर मैं अभी तक सीरियस मोड में नहीं आया, क्या अभी ये पॉसिबल है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यस ये अभी पॉसिबल है। क्योंकि अभी आपके पास जितना समय बचा हुआ है इसमें आज हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताने वाले हैं, अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं अप टू द एंड तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि अब हमें कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है और अब हमें अपनी प्लानिंग्स में क्या चेंजेस करने होंगे जिससे हमारा परफॉर्मेंस एकदम से अपग्रेड हो जाए। तो मैं यार एक बात तो बता दूं कि अगर यार टॉप रैंक पे फोकस कर रहे हो ना, तो पहली बात तो ये है कि यू शुड कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। यार जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते हो। अब मुद्दा ये है कि यार सर यहाँ पे दो तरीके के लर्नर्स हैं। एक ड्रॉपर्स। सर ड्रॉपर्स का मुझे लगता है लगभग 40 to 50% ही सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ अभी होगा। तक कंप्लीट होगा सर, बिल्कुल, मतलब नॉर्म तो यही है। हम्म। और जो ट्वेल्थ के लर्नर्स हैं वो लगभग 80 to 90% तक कवर कर चुके होंगे। और जो प्लानिंग रहती है जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उसमें बिफोर दिवाली ऑलमोस्ट सभी ट्वेल्थ लर्नर्स अपना पूरा सिलेबस एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो सर हम इन दोनों को सेपरेट प्लान्स के साथ डिस्कस करें। बिल्कुल। तो सर मेरे हिसाब से एक अजम्पशन जो आपने बिल्कुल करेक्टली बताया, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये बच्चा 12th क्लास तक अपना जो सिलेबस है वो मतलब 12th क्लास मतलब ये जो बच्चा है ये 15 नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लेगा। राइट सर, ये अजम्पशन गाइज हम लोगों ने ले लिया है। तो जिन भी बच्चों का, जो बच्चे 12th क्लास के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अजम्पशन के साथ आप इस वीडियो को देखिए और इसी हिसाब से अपना रिवीजन, जो अपना सिलेबस की एंडिंग डेट है वो डिसाइड कीजिए। सर यहाँ पे हम लोग क्या अजम्पशन ले सकते हैं? सर आप ये मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो सर इस ये राहुल सर बता रहे हैं कि 7 जनवरी 2024 ये हम सिलेबस कंप्लीशन डेट देख सकते हैं। और उसके बाद जो तकरीबन 14 डेज रहेंगे इन बच्चों के लिए, वहां पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? तो सर सबसे पहले 12th क्लास के लर्नर्स का डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली सर। तो सबसे पहले जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ कि भैया सिलेबस पूरा कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट अबव 99 परसेंटाइल है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से रखिए कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब उसके बाद ये आता है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने कई सारे वीडियोस में कि जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, आप उनके फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स पैरेलली प्रिपेयर करते चले जाइए। और एक बात बता दूं कि यार देखो मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी जिसमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे या फॉर्मूला दिए होंगे, लेकिन यार आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसी दूसरे के फॉर्मूला या किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स को फॉलो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपके किसी फ्रेंड ने शॉर्ट नोट्स बना लिए और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगी। मुद्दे की बात यह है कि जब आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उस एंटायर सिलेबस को, जो भी आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसे आप प्रॉपरली पढ़ेंगे।
जब आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और यार जेई मेंस के अगर आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स के सर पेपर उठा करके देखें तो सर बहुत ज़्यादा नया पैटर्न तो देखने को मिला ही है नहीं ही नहीं, बिल्कुल नया पैटर्न कुछ भी नहीं है है। ना। मतलब आपने देखा होगा सर आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो जेई मेंस का पेपर देखता हूँ जनरली, मैं फिजिक्स की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि लास्ट 4 ईयर के सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप करके जैसे पर्ची बना के वो गेम खेला बिल्कुल। करते थे ना कि रैंडमली एक पर्ची उठाई, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बस डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब आपको अगर सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज भी नहीं है तो भी आप जेई मेंस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उन शॉर्ट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जिन पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे गए उनको आप प्रॉपर्ली लिखते चले जाइए। तो सर सबसे पहले प्लानिंग तो ये होगी कि चैप्टर कंप्लीट करते जाएं और शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाएं सर। सर इसमें ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली। देखो दोस्तों, अगर आप किसी और के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसी की आएगी 99% आपकी नहीं आएगी। इस चीज़ को समझें आप लोग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ गाइज, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा अलग चला है पिछले 2-3 सालों में। मतलब 2022 का जो पूरा सेशन था उसमें मैथमेटिक्स टफेस्ट आया था, है ना। जेई एडवांस के पेपर से भी टफ आया था। 2023 में भी खासकर 31 जनवरी की जो शिफ्ट थी, उसके अलावा 29 जनवरी की जो शिफ्ट थी, अप्रैल में भी 2-3 शिफ्ट्स काफ़ी टफ आई थी। सो मैथमेटिक्स के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, और मैथमेटिक्स का प्लान इसी वजह से आप लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है, जो थोड़ी देर में अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। बट ब्रॉडली गाइज आप लोग को यही चीज़ समझनी है, जैसा सर ने बताया आप लोगों को मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है 15 नवंबर तक। उसके अंदर जो भी जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं उनकी एक शीट्स होंगी, उन शीट्स को आप डिलीजेंटली पूरा सॉल्व कर लीजिए, और उसी में एक आर्काइव सेक्शन होगा जिसमें पीवाईक्यूज होंगे। उससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इन दिनों पूछे जा रहे हैं। बट ये बात मैथ्स में भी सही है, पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस में से 25 में से 15 क्वेश्चन उसी टाइपोलॉजी के पूछे जाते हैं। वो 10 जो नए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैथ्स के पेपर को टफ कर देते हैं। बट 15 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में सही करके आ रहे हैं ना, तो आपका रास्ता 99 परसेंटाइल तक का नहीं, इनफैक्ट 99.9 तक का भी खुल सकता है। तो सर अभी चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहेगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर वाइज हम डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर वापस से रिपीट लर्नर्स के लिए हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि ये वाला इसके लिए हमने एक बहुत अमेजिंग प्लान कर रखा है। एग्जैक्टली ठीक है मेरे को एक सर ने बात बताई बहुत बढ़िया कि यार यहाँ पे ना आप एक थोड़ा रिवर्स प्रोसेस फॉलो करें कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने जाएं या रिवाइज करने जाएं ना, तो सबसे पहले लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पीवाईक्यू पे एक बार नज़र जरूर मारें। जब आप नज़र मारेंगे ना तो आप एक कुछ सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि यार एक पर्टिकुलर किसी फॉर्मूले पर या एक ही कॉन्सेप्ट्स पर बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप पहले नोट डाउन कर लें, और जब किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो सबसे पहले वो चीज़ें जो हाई वेटेज है ना उनको पहले पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना तो शुरुआत में जोश तो बहुत होता है, लेकिन वो जोश बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार नहीं रहता, क्योंकि हमारी अंदर उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती नहीं है। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें जो हाई वेटेज टॉपिक है। और देखो यार मुद्दे की बात यह है कि यार एक दिन में 18 घंटे पढ़ने की सर जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो 6 से 7 घंटे आपको 18 दिन तक पढ़ने हैं, और यही स्ट्रेटेजी आपको आने वाले नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग समय बचा हुआ है आपके पास, अगर इसको फॉलो करेंगे ना तो जो भी आपकी ड्रीम है ना वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर। सर आइए फिजिक्स पे बात करते हैं सर अब। तो देखिए जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप अच्छी रैंक लाना चाह रहे हैं ना तो भाई सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यार जेई मेंस का जो पेपर आता है ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होता। अलग अलग शिफ्ट का जो वेरिएशन होता है ना वो अलग अलग तरीके का रहता है। किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है कि 11th का पोर्शन ज़्यादा हो, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है 12th का पोर्शन ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो नंबर ऑफ पेपर्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से जो क्वालिटी है वो आजकल जेई मेंस के पेपर की उतनी ज़्यादा वेल बैलेंस नहीं है। तो भाई 12th के स्टूडेंट्स के पास सफिशिएंट समय है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जो भी रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है प्लीज़ आप उसे सबसे पहले कंप्लीट करें। लेकिन मैं यहाँ पर अब ये डिस्कशन कर लेता हूँ कि यार सिलेबस इतना एंटायर है, उस एंटायर सिलेबस में से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर होने चाहिए, या मैं कह सकता हूँ कि जिन पर हम कम एफर्ट्स करके ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें हमें वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलते हैं, या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर इन पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स भाई।
सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, ऑन एन एवरेज हर साल पेपर में 10% कंट्रीब्यूशन आपका मॉडर्न फिजिक्स का रहता है। और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आपको ये बात पहले से पता है कि मॉडर्न फिजिक्स में ऑलरेडी जितना कंटेंट आपको क्लास में डिलीवर किया गया ना, उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो मॉडर्न फिजिक्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। और ये चैप्टर मुझे सबसे फेवरेट चैप्टर पता है क्यों लगता है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं मारने होंगे। मैकेनिक्स जैसा एंटायर सिलेबस को अगर बहुत अच्छे से आपको कमांड करना है तो उसके लिए आपको रिग्रेस एफर्ट्स करने होंगे। हो सकता है आपको 2 से 3 महीने लगातार मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो भी भाई गारंटी नहीं है कि सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स प्रॉपरली 1 से 2 वीक तक अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग 80 to 90% संभावना है भाई कि जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन आपसे मॉडर्न फिजिक्स के बन ही जाएंगे। उसके बाद आता है थर्मल फिजिक्स। भाई थर्मल फिजिक्स तो छोड़ के जाना ना जीवन का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि थर्मल फिजिक्स वो सेक्शन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड हाई वेटेज। और थर्मल फिजिक्स से हर साल अगर आप जेईई मेंस के पेपर देखेंगे तो हर साल 6 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस थर्मल फिजिक्स में वो सारे चैप्टर कवर होते हैं लाइक इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से लगातार 2 से 3 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन। और आपको पता है कि वो थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी पैरेलली केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं मारने होंगे। और मुद्दे की बात यह है कम एफर्ट्स करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो भाई थर्मल फिजिक्स आपकी लिस्ट में सेकंड पर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक्स। कुछ लोग इन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन मेरे अपने पुराने टीचिंग एक्सपीरियंसेस में मैंने ये देखा है कि जो नीचे जो टॉपिक्स आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं ना भाई, ये वो टॉपिक्स हैं कि इसमें आपको फिजिक्स की डेप्थ भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं है ना तो कोई समस्या नहीं है भाई। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, आपने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, इवन आपको उनके फॉर्मूलों के डेरिवेशंस भी याद नहीं है ना, तो भी मेंस लेवल पे आपका कल्याण हो जाएगा। और ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, डेटा फीडिंग क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आएगा, डेटा देखो क्या डेटा दिया हुआ है, उसके बेस पे फॉर्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस लिस्ट में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एमईसी, एमआईएसी ये चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं पिछले 3 से 4 सालों में देखा गया जेईई मेंस वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। लगातार सर्किट एनालिसिस पर और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है भाई। इसके बाद ग्रेविटेशन, ये तो लोगों की बकेट लिस्ट में होता ही नहीं भाई। आपको पता है ग्रेविटेशन कितना छोटा चैप्टर है, पेज शुरू होने से पहले उसके खत्म हो जाते हैं। कम एफर्ट करके ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो बटोरो ना यार। तो ग्रेविटेशन आपकी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, ये तो मुझे लगता है 12th वालों की लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक लगभग लास्ट में पढ़ाया जाता है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जब तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एनर्जी डाउन हो चुका होता है, तो मैंने जनरली देखा है कि 50% स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। भाई ये आपकी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस स्पेसिफिक चैप्टर है। आपको पता है कि एडवांस में सेमीकंडक्टर नहीं है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मेंस में ही है। और मेंस हर साल 1 से 2 सवाल सेमीकंडक्टर से पूछ रहा है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे चैप्टर्स को आप कैसे छोड़ करके जा सकते हैं। एक बार के लिए आप 11th के टॉपिक को छोड़ दीजिए, लेकिन ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है भाई, इनको छोड़ के जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, इफ़ यू आर टारगेटिंग अबव 99 परसेंटाइल। उसके बाद आता हूँ ईएम वेव। भाई मुश्किल से ना 1 से 2 लेक्चर का टॉपिक है, 6 फॉर्मूले हैं, क्लास में ही बता दिया जाता है कि इन 6 फॉर्मूलों से ही सवाल आएगा। और हर साल उन 6 फॉर्मूलों को जो याद करके गया है उससे ईएम वेव्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स, इसमें वाईडीएससी फिक्स है। अब ये चैप्टर आपको लग रहा होगा यार सर ये चैप्टर तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। अरे भाई लास्ट में पढ़ाए जाते हैं ना, तब तक तो जनता का जोश ही खत्म हो जाता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंस दिखाई देती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई ये वो चैप्टर्स हैं ना जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है यार। यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर हिंदुस्तान में सबको आता है, क्योंकि जब कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है तो जोश सबका बहुत हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता चला जाता है वो जोश ठंडा होता चला जाता है और यहाँ तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते, इससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हैं, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ करके आते हैं। और आप सोचिए आप अगर करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस लीक से तो हट ही गए ना। तो इन चैप्टर्स को करना भाई। इसके बाद सीओएम एंड रोटेशन, चलिए भाई ये आपके मैकेनिक्स का भी सेक्शन ले लिया।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आजकल सीएम और रोटेशन से जो पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मेंस लेवल का आप कर लीजिए, और जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल लॉज पे जो क्वेश्चंस हैं उनको बना लीजिए। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, तो ये भाई मैंने सीक्वेंस बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब आप अपनी रिवीजन की प्लानिंग कर रहे हो तो ये चैप्टर अपनी आप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखें, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसके आगे जो मैथ्स का प्लान है वो पीजे सर आपके साथ डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे सर। बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसके अंदर कि जैसे अगर बच्चे ने ये सारे चैप्टर्स कर लिए तो उसकी 99 परसेंटाइल अश्योर्ड है, राइट सर? मतलब ये सारे क्वेश्चंस अगर उन्होंने कर लिए तो भाइयों आप लोगों के 99 परसेंटाइल अश्योर्ड है। अगर आप लोगों ने केवल ये टॉपिक्स भी कर लिए तो लाइक कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेसिफिकली फॉर रिपीट लर्नर्स आप लोग इस चीज को समझिए। हो सकता है आपकी कोचिंग में जो आपका कोर्स प्लान है उसके अंदर इनमें से कुछ चैप्टर लेट हो रहे हो, तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए इन चैप्टर्स को जैसा कि सर ने बताया। तो सर अब मैं मैथ्स का बता देता हूं। तो मैथमेटिक्स के अंदर गाइस जो आप लोगों ने देखा है, जो इतने सालों से जिस तरह की चीजें आ रही हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तकरीबन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर कर्व भी आ गया, तो एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन यहां से 3 प्रॉब्लम्स बेसिकली आ रही हैं। और इन 3 प्रॉब्लम्स में से भी एक न्यूटन लेबनिट्ज की आती है, न्यूटन लेबनिट्ज जो डिफरेंशिएशन बेस्ड होता है, और इसमें कुछ जगह पे इजी डिफरेंशिएशन आ जाता है। एक एरिया अंडर कर्व की आप मान लीजिए, और एक किंग्स रूल जो होता है। तो ये 3 टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। अब जो सर ने बताया ना, बिल्कुल वही चीज मैं बोलूंगा दोस्तों वेक्टर 3D के बारे में। वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, यहां तक आते आते जोश खत्म हो जाता है। और देखिए कितनी आयरॉनिकल बात है, फिजिक्स शुरू करती है वेक्टर से और मैथमेटिक्स खत्म होती है वेक्टर से। और मैथमेटिक्स के अंदर जो वेक्टर आता है वो एक्चुअली काफी ज्यादा आसान होता है कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड इन फिजिक्स। मैं आज तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जिसको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी को होती है, क्योंकि आपने वेक्टर उस समय पढ़ा होता है जब आपका जोश सबसे हाई होता है, तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्ट होता है। तो यार ये वेक्टर और 3D के अंदर है ना, टोटल मिला के 4 प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। वेक्टर और 3D मिला के 4 प्रॉब्लम्स आएंगे। इसमें 3D के अंदर आप लोगों को पता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन लगातार आ रहा है। वेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आएगा जिसमें कोप्लेनरिटी चेक हो जाएगी, और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट में से, ठीक है ना। और एक आएगा दोस्तों प्लेन पर। तो ये एक प्लेन, एक लाइन, एक डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का, और एक कोप्लेनरिटी का जिसमें एसटीपी आ गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा आती है टेंजेंट या एंगल लिखने की चीजें और मैक्सिमम मिनिमम। यहां पे आप लोग इन चीजों को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम्स जो होती है ना, मीन वैल्यू थ्योरम्स एओटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आयरॉनिकली वो जेई एडवांस में तो आती है बट जेई मेन में इतनी ज्यादा नहीं आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी दोस्तों सेकंड लास्ट चैप्टर होता है जनरली, तो इसमें से 2 प्रॉब्लम्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर दोस्तों मिडिल टर्म और सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, इस बार भी बहुत इसके क्वेश्चन आएंगे। मिडिल टर्म, सम ऑफ कोफिशिएंट्स एंड nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें यहां पे पूछी जाने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोस्तों एक आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी पर, nth रूट ऑफ यूनिटी, डिमॉइवर्स थ्योरम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक आप लोग का जिसमें जनरली आप x प्लस आई वाई मान के निकाल लोगे, है ना। x प्लस आई वाई मान के निकाल लोगे, या तो आर्ग्यूमेंट का होगा या मॉडुलस का होगा या कॉन्जुगेट का होगा, बट x प्लस आई वाई मान के आपका काम हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। कोनिक सेक्शन के अंदर जो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म्स होती है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, उसी से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लिख लीजिए, या तो अगर पैराबोला से आया तो जो x माइनस टी वाई इक्वल टू प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला होता है। फिर अगर मैं बात करूं एलिप्स और हाइपरबोला की, तो उसकी सिमिलर टाइप की थीटा के अंदर निकाली जा सकती है, उसी टेंजेंट पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये फॉर्मूले यार देखिए जो सर ने फिजिक्स के अंदर बताया ना, वो मैथमेटिक्स के लिए भी ट्रू है। आप जो भी फॉर्मूले भूलने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप जितने मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा अरे यार मुझे तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है। जैसे ही आप अपना मॉक टेस्ट खत्म करें, जो भी फॉर्मूलेज आप भूले हैं उन फॉर्मूले को अपने शॉर्ट नोट में एंट्री दे दीजिए। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग दोस्तों ये चीजें नहीं लिखते कि क्या इंपॉर्टेंट है, भाई वो तो लिखना ही है, मगर वो चीजें सबसे ज्यादा लिखी जाती है जो हम भूलते हैं। मेरे को अभी भी याद है जब मैं केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा था, केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मेरी भूलने की टेंडेंसी थी। तो केमिस्ट्री में मैं
मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे ना उसमें केवल वो चीजें लिखी हुई थी जो मैं भूलता था, और इवेंचुअली मुझे याद हो गई, बार बार लिखा तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम और कंडीशनल पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शिफ्ट भी आप ले लीजिए, उसमें कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन आसान होता है। फिर डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक टफ पार्ट डेफिनेटली होते हैं। बट अगर इनमें से मैं केवल इन चैप्टर्स की बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन इजी टू मीडियम आएंगे, इजी टू मीडियम क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड दोस्तों एक गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन में आप लोगों को बताता हूं, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अगर आप सभी इजी और मीडियम क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आप फ्लाइंग कलर से उस एग्जाम को क्लियर करेंगे। ये एक रूल होता है, इतने एग्जाम्स हैं सब में देख लीजिए। इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने हार्ड क्वेश्चन, भाई हार्ड क्वेश्चन से रैंक आ जाएगी, है ना, बहुत अच्छी रैंक भाई आ जाती है, टॉप 10 टॉप 50 की अगर हम बात करें वो सब आ जाती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कोई भी सिली मिस्टेक ना करें, इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से सेलेक्ट करें और इन 15 को पकड़ के सही करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए सर अब केमिस्ट्री का प्लान साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री का दोस्तों देखिए, अब जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल से सर लगातार एनसीईआरटी आ रही है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिल्कुल सर, अगर मैं आईयूसी का पैटर्न देखूं और ओसी का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही रिकमेंड करता था कि भाई मतलब केमिस्ट्री में भी सभी एजुकेटर्स कहा करते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो। और जो लोग एनसीईआरटी को एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, उसमें जो ब्लूप्रिंट्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर पढ़ के गए, तो सर 99% पेपर ना सब पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है। मतलब मेरा मानना ये है कि भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर भी नहीं है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। एट द एंड आपको ही पता है केमिस्ट्री में यार याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप समझें या ना समझें। तो अगर आप इस समय इस बात को लेकर के पैनिक हो रहे हैं कि यार मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है उसको देखते जाइए, और पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते रहिए। इससे आपको पता चलेगा, जैसे सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। और सर इसमें एक बच्चों का लगातार डाउट रहता है कि अभी जो एनसीईआरटी रिलीज हुई है उसमें काफी सिलेबस कट डाउन हो गया है और वो जेईई मेन के सिलेबस में कट नहीं हुआ है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को एनसीईआरटी ओल्डर वर्जन ट्राई करनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओल्डर वर्जन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सर मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि भले मेंस में या भले लगातार नए अपडेट आते रहे कि सिलेबस कट डाउन हो गया है, लेकिन मेंस लेवल पर क्वेश्चंस तो हर साल पूछे ही जा रहे हैं। मेंस और एडवांस कोई कट डाउन नहीं हुआ है ना, बल्कि जेईई एडवांस का सिलेबस मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में ही बढ़ चुका है। एग्जैक्टली सर। सो गाइज ये कुछ हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी थी। अब दोस्तों हम लोग फिर से रिपीट लर्नर्स पर आते हैं। तो रिपीट लर्नर्स के लिए ये चैप्टर्स बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकें, किस तरीके से आप लोग अपने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो 7 जनवरी तक आप लोग का मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेईई एडवांस के बाद अपनी रिवीजन मतलब अपनी रिपीट जर्नी है वो स्टार्ट की है जेईई एडवांस की काउंसलिंग के बाद, तो उन लोगों का उनका सिलेबस 28 फरवरी को भी खत्म हो रहा है कुछ लोगों का। तो जो भी चैप्टर आप लोग के 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में है और वो यहाँ पे लिस्टेड थे, तो कोशिश कीजिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आप लोग जल्दी खत्म कर लें, और आखिरी 15 दिन में आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग चीज आएगी और वही सर हमारा सरप्राइज है। तो सरप्राइज के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, अदरवाइज तो फिर वो सरप्राइज जो है वो सरप्राइज रहेगा ही नहीं, ठीक है। और मुद्दे की बात यह है कि रिपीट लर्नर से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी एकदम से डेट्स अनाउंस होती हैं तो सर इन्हें लगता है कि अब कुछ ताबड़तोड़ करना है, और उस ताबड़तोड़ के चक्कर में मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चक्कर करने में ये जो ऑर्डिनरी चीज़ है ना उनको भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके क्लासेस के शेड्यूल चल रहे हैं, जो भी आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासेस को करते रहिए। आपका जिस रिदम से सिलेबस चल रहा है आप उस ट्रैक को पकड़ के रखिए। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस मैराथन में काफ़ी लंबे समय तक टिक पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे मैं अगले 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा फिर रिवीजन करूंगा, तो ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसा आज तक जिसने भी किया है अपने सर पास्ट एक्सपीरियंसेस में, मैंने यही देखा है कि सर वो डूबा जरूर है एट द एंड। तो सर ये सरप्राइज बच्चों अब आप देखो यार दोस्तों, मतलब आप लोगों को पता है, आप देखो अब आप लोगों से क्या छुपा रहा है। हर बार जेईई का एग्जाम होता है, आप लोगों ने देखा है, मैं भी कुछ करता हूँ, सर भी कुछ करते हैं, बट जनरली हम लोग कुछ अलग अलग करते हैं ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, हम कुछ ऐसी चीज लेके आने वाले हैं जो इंडिया में अकेडमिकली सबसे बड़ी होगी,
इट विल बी बैक्ड बाय द कंप्लीट अनअकैडमी सेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पूरा जो निचोड़ है ना, और जो हम लोग बहुत अमेजिंग चीजें अपने जो सेंटर्स के बच्चों के लिए करते हैं, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आएंगे। बट उसके लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बहुत जल्दी ये सरप्राइज रिवील होगा, और ये सरप्राइज के आगे देखो नीचे कोर्स तो लिखा ही हुआ है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ ना कुछ कोर्स से रिलेटेड ही आएगा। बट इसमें केवल लेक्चर्स नहीं होंगे, डीपीपीज होंगी, टेस्ट्स होंगे, और बहुत सारी चीजें होंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत जल्दी हम लोग रिवील करेंगे सर। और अभी हम लोगों ने प्लान तो कर लिया है, अभी हम लोग, आप लोगों ने वीडियो के टीजर में देखा होगा कि हम लोग कुछ प्लान ही कर रहे थे, तो प्लानिंग हो चुकी है, एग्जीक्यूशन बाकी है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बस सर, अब मैं यही कहूँगा कि वेट करते रहिए और अपनी जर्नी जो है उसको कंटिन्यू रखिए, पेशेंस रखिए। कुछ धमाकेदार आप लोगों के लिए जल्दी लेकर के आएंगे, क्योंकि कई लंबे अंतराल से स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ कोर्स लेकर के आइए, कुछ कोर्स लेकर के आइए। तो मैंने कहा था कि बेटा सब्र करो, जैसे अपनी ऑफलाइन क्लासेस से हम फ्री होंगे तो डेफिनेटली कुछ धमाकेदार आप लोगों के लिए करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच से 2 कदम आगे ही होगा।